स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। तो बेसिकली इस कंपनी का जो नाम है वो आप सभी बहुत बार सुन चुके हैं मेरे इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि इरिडा एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों का यही कहना है कि इस कंपनी फ्यूचर में एक मल्टीबैगर बन सकता है। देखिए मैं पहले बता दूं, किसी कंपनी मल्टीबैगर बनेगा कि नहीं बनेगा वो डिपेंड करेंगे कंपनी के बिजनेस के ऊपर। क्या इस बिजनेस सही में फ्यूचर में ग्रोथ करने वाला है, उसको जानने के लिए कंपनी के ऊपर थोड़ा सा जानकारी लेना चाहिए। देखिए कंपनी काम क्या करते हैं। सबसे पहले मैं कंपनी के ऊपर एक चीज आपको दिखा देता हूँ। कंपनी के ऊपर सबसे मैं आपको कुछ डेटा दिखा देता हूँ। जैसे कंपनी का जो बिजनेस है उस बिजनेस के हिसाब से आर ओ ई, देखिए सर आर ओ ई देखने को मिला, यहाँ पे आर ओ सी ई देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि आर ओ सी कोई भी फाइनेंस कंपनी के लिए, कोई भी बैंक्स के लिए इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंस नहीं है? क्योंकि फाइनेंस कंपनी और बैंक्स में देखा जाए तो आर ओ सी आर ओ ई में हमेशा आपको आर ओ ई देखना चाहिए। क्योंकि रिटर्न ऑफ इक्विटी सबसे पहले इंपॉर्टेंस है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जो कैपिटल है उसके ऊपर कितना मतलब अर्निंग हुआ है, तो वो देखना जरूरी नहीं है। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी पर इक्विटी में कंपनी कितना रिटर्न कमा रहा है वो देखना जरूरी है। देखिए उसमें से कंपनी में कोई भी ग्रोथ में चेंजेस नहीं है, उल्टा पॉजिटिव ग्रोथ हुआ। उसके साथ साथ नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें तो 5 साल में 18%, 3 साल में भी जब 24% एंड लास्ट ईयर में 25%। ओवरऑल बेस्ट तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिला। और साथ ही साथ कंपनी के ऊपर मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी टोटली जो इनकम कर रहा है इंटरेस्ट इनकम से, क्योंकि कंपनी 100% एनबीएफसी है। तो कंपनी के बेसिकली इनकम किससे हो रहा है? तो कंपनी का मेनली जो काम है वो है सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर लोन देना। सीधी सी बात है, सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर लोन देना मतलब आप सोलर सोलर प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं घर में, तो उसके लिए लोन किसी न किसी कंपनी से आपको लेना पड़ेगा। तो उस लोन का जो प्रोवाइडिंग है वो इस कंपनी देते हैं। तो बेसिकली कंपनी अभी प्राइवेट को लोन देना स्टार्ट अभी तक नहीं किया। कंपनी बता रहा है कि इस साल में एक प्राइवेट को लोन देना स्टार्ट कर देंगे। तो बेसिकली कंपनी रेलवे गवर्नमेंट को ही ज़्यादा से ज़्यादा लोन देते हैं, वो भी सोलर प्रोजेक्ट के लिए। तो ये एक अच्छी बात है। इस जिस सेक्टर में कंपनी काम करे उस सेक्टर में ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं खुद देख चुका हूँ। मतलब बहुत जगह पे, बहुत स्टेशन में, बहुत जगह पे सोलर प्रोजेक्ट लगता हुआ देखने को मिले। और बहुत सारे ऑफिसेस में, बहुत सारे फैक्ट्रीज में, बहुत सारे घरों में अभी सोलर पैनल लगाया जा रहा है। तो बाद में फ्यूचर में मुझे लगता है हर घर घर में सोलर पैनल होने वाला है। तो इस तरीके से कुछ गवर्नमेंट का भी टारगेट है। तो अगर इस तरीके से टारगेट फुलफिल हुआ तो ऑब्वियसली इस तरीके से कंपनी का ग्रोथ होने वाला है। क्योंकि जो लोग काम, देखिए आज घर में आप गाड़ी खरीदारी करना चाहते हैं, तो गाड़ी खरीदारी करने के लिए आप क्या करते हैं? लोन लेते हैं। तो उसी तरीके से लोग चाहेंगे कि चलो मुझे अगर लोन मिल जाए सोलर प्रोजेक्ट के लिए तो मैं लोन लेकर भी काम कर लूँगा, लोन लेकर भी मैं इंस्टॉलेशन कर लूँगा सोलर पैनल को। तो इस तरीके से जब भी कोई आपको मतलब कोई भी प्रोजेक्ट मिले, कोई भी डेटा अपडेट मिले, तो उस बेसिस में हमेशा एक चीज़ को नोटिस करना कि उस बेसिस में लोग यही चाहेंगे कि इस तरीके से कंपनी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वो काम करना चाहेंगे। तो बेसिकली इस कंपनी मल्टीबैगर बनने का भी कैपेबिलिटी रखते हैं। अभी चलो कंपनी के परफॉर्मेंस क्या है वो आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले कंपनी के ऊपर मैं क्वार्टर रिजल्ट आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इस क्वार्टर रिजल्ट कंपनी के बोन्स है। क्योंकि इस रिजल्ट में अगर कंपनी में ग्रोथ हो रहा है तो ठीक है। जैसे कंपनी 1000 करोड़ से 1300 करोड़ बना, मतलब कंपनी का सेल्स बढ़े, एक्चुअली रेवेन्यूज बढ़ा। इंटरेस्ट कंपनी लोन ज़्यादा लिया था तो इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ा। एक्सपेंस कंपनी बहुत हद तक कम किया तो एक अच्छी बात है, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। क्योंकि पिछले सालों में से 250 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ था, इस बार वो 330 करोड़ तक नेट प्रॉफिट हो चुके हैं। मतलब ओवरऑल बात करूं तो 350 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट बढ़ चुके हैं। तो 350 करोड़ का नेट प्रॉफिट बढ़ा है तो जो जो एक गुड पॉइंट्स है। उसके साथ साथ कंपनी के अगर एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर के पास 75% होल्डिंग है और एफ के पास अच्छा खासा आपको होल्डिंग देखने को मिलेगा। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन जो है वो भी धीरे धीरे करके टास्क करना शुरू कर चुके हैं। तो अभी क्वेश्चन ये है कि कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है, क्या उस पैटर्न के बेसिस में कोई टारगेट मिल सकता है? पहली बात देखिए, यहाँ पे 2 कैंडल के माध्यम से एक बाइंग रेंज बना था। तो जब भी इस लेवल को टच किया तब एंट्री बना और इस लेवल तक एक टारगेट पहले से ही एक टारगेट अचीव हो चुके हैं। दूसरी बात फिर से यहाँ पे क्या बना, एक कफ, उसके बाद 3 बार हैंडल पैटर्न बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं।
अभी देखिए कंपनी के एंट्री लेवल तो बन चुके हैं, जो टारगेट निकल कर रहा है वो टॉप लेवल से देखा जाए तो 240 तक जाने का चांसेस है। अगर 240 तक गए तो 30% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस रहेगा। तो इसके लिए भी मैं इंतजार करूंगा। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है वीवो ग्लोबल लिमिटेड। तो वीवो ग्लोबल लिमिटेड के ऊपर बहुत सारे दोस्तों का मुझे कमेंट्स था कि सर इसके ऊपर एक बार जरूर चर्चा करिए, क्योंकि कंपनी अच्छा खासा काम करने के बाद भी कंपनी के ऊपर इतना भारी भरकम गिरावट का माहौल क्यों है। सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पे इसको जाऊंगा। कंपनी के ऊपर देखा जाए तो एक करेक्शन जो हुआ है, बिग करेक्शन देखने को मिला, क्योंकि अगर टॉप लेवल से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर बड़ा सा एक फॉल देखने को मिला, और बड़ा सा फॉल कोई छोटा मोटा नहीं है। ओवरऑल अगर टॉप लेवल से अगर ग्राउंड लेवल तक देखूं तो ओवरऑल 74% के आसपास क्रैश हो चुके हैं। तो 74% क्रैश कोई छोटा मोटा क्रैश नहीं है। और जिस तरीके से कंपनी के ऊपर एक पैटर्न क्रिएट हुआ था, मुझे लग रहा था यहाँ पे कप तो बन चुके हैं, एक छोटा सा हैंडल पैटर्न क्रिएट करके वो बाउंस बैक करेंगे, मगर कंपनी के बायर से कई गुना ज़्यादा सेलर एक्टिव है। तो जिस तरीके से इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया, उसके बाद रिटेस्ट करने के बाद फिर से ब्रेक डाउन किया था, तो तब भी मैंने आपको एक वीडियो बनाकर शेयर किया था और बताया था कि कंपनी नेक्स्ट सपोर्ट तक जाएगा। तो फाइनली देखिए वही नेक्स्ट सपोर्ट तक कंपनी आकर टच करके ऊपर जा रहा है। तो ऊपर तो जा रहा है, तो ऊपर उतना ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंग कैंडल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग तो हुआ है, उसके बाद फिर से कुछ बायर एक्टिव तो हुआ है, मगर बायर बहुत उतना स्ट्रांग नहीं है। तो मुझे लगता है यहाँ से कंपनी फिर से नीचे आने का कोशिश करेंगे, क्योंकि जो ट्रेंड बनने जा रहा है वो ट्रेंड के बारे में बात करूँ तो अगर मैं इस ट्रेंड के बारे में चर्चा करूँ तो देखिए एक स्ट्रांगली डाउन ट्रेंड है, क्योंकि लोअर साइड का ही कंपनी का ट्रेड बनते जा रहा है। तो यहाँ से एक बिग फॉल देखने को मिल सकता है। अगर नीचे आए तो कहाँ तक आएगा, नीचे आएगा तो कंपनी 132 तक आने का कोशिश करेंगे। 132 रुपीज तक आएगा तो कोविड के जो लेवल था उसी लेवल तक कंपनी आने का कोशिश करेंगे। एक्चुअली 132 नहीं, 118 120 से 118 रुपीज के आने का चांसेस रहेगा। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की जोन होगा। तो फिर भी कंपनीज के ऊपर अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी में परफॉर्मेंस में कोई खराबी नहीं है। सेल्स के आंकड़ा ठीक ठाक है। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का प्रॉफिट का आंकड़ा भी एक ही रेंज के ऊपर है। इतने छोटे कंपनी ने इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो कभी ना कभी वो रीबाउंस जरूर करेगा। तो जब तक कोई पैटर्न्स ना बने, जब तक कोई रीबाउंस ना दिखे, तब तक मैं कोई फ्रेश एंट्री नहीं लेने वाला हूँ, चाहे इस कंपनी के ऊपर कितने भी बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्ट ना करे। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर बड़े इन्वेस्टर के हिसाब से देखा है तो कंपनी के ऊपर विजय केडिया जी एंड आशीष कचुले जी दोनों ने ही अच्छा खासा होल्डिंग उठा कर रखे हैं। उल्टा देखिए विजय केडिया जी ने खुद के होल्डिंग को बढ़ा दिया है और आशीष कचुले जी के थोड़ा सा स्टेक उन्होंने बेचा है। तो देखिए उनका जो होल्डिंग है, उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ग्राउंड लेवल में है। उनका आज भी प्रॉफिट में चल रहा है। तो इसको देखकर बहुत सारे लोगों का मन में एक ही कमेंट्स आएगा कि काश तब मुझे एंट्री मिला होता तो आज मुझे प्रॉफिट में लॉसेस में नहीं होता। देखिए मार्केट में कभी भी पता नहीं होता कि कल क्या होगा, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा, क्योंकि कल कंपनी के ऊपर क्या सिचुएशन बनेंगे, मैनेजमेंट किस तरीके से उसको हैंडल करेंगे, वो किसी को पता नहीं है। हमेशा आपको प्रेडिक्शन करके ही चलना पड़ेगा। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं आपके साथ शेयर किया हूँ सारे डेटा को। और 2 पॉइंट्स और भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि देखिए कंपनी में मुझे लगता है दम तो है, इसलिए म्यूचुअल फंड होल्डिंग को बेचा है, मगर इंस्टीट्यूशन जैसे एफआईएस ने होल्डिंग को बेचा नहीं। मतलब एफआईएस के पास 22% तक अभी भी होल्डिंग है। तो मुझे लगता है इस कंपनी में दम है। उस बेसिस में आपको कुछ डीपली रिसर्च करना चाहिए। तो बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। जब मैं कोई फ्रेश एंट्री लूंगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है जुबलियन फुटवर्क। तो फाइनली जुबलियन फुटवर्क के ऊपर जो मेरा ट्रेड था उस ट्रेड में मुझे लॉसेस चला था। ऑलमोस्ट मेरा लॉसेस कितना चल रहा था, जब मैंने इस लेवल में एंट्री लिया और उसके बाद जब नीचे आया तो ऑलमोस्ट 17 से 18% के आसपास लॉसेस चल रहा था। तो वैसे कंपनी बाउंस बैक किया है और आज मैं प्रॉफिट में नहीं हूँ, कॉस्ट टू कॉस्ट में हूँ। मतलब कंपनी का जो करंट जो लेवल में, जिस लेवल में मेरा एंट्री था उसी लेवल तक कंपनी जा चुके हैं। तो कंपनी के ऊपर जो पैटर्न्स बना था, कुछ कप विद हैंडल पैटर्न्स इस तरीके से बना था। फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ था। जब रिटेस्ट किया तब मैंने एंट्री लिया और रिटेस्ट करने के बाद देखिए कंपनी ऊपर तो गए थे, मगर कंपनी उसके बाद बिग क्रैश हो गया। देखिए मार्केट में इस तरीके से सिचुएशन चलता रहते हैं। तो कंपनी के ऊपर गिरावट इसलिए हुआ था क्योंकि कंपनी के पिछले क्वार्टर्स में रिजल्ट खराब हुआ था। आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी का जो सेल्स था, आप पिछले क्वार्टर्स को देखेंगे तो 1330 करोड़ से 1370 करोड़ बना था। और नेट प्रॉफिट क्या हुआ था, 80 करोड़ से घट के 66 करोड़ बना था। मतलब प्रॉफिट में कमियां था, इसलिए कंपनी के ऊपर गिरावट हुआ। तो इस बार प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो फिर से कंपनी रीबैक कर रहा है, बाउंस बैक कर रहा है। तो ये मार्केट का मतलब एक नेचर है, इस नेचर के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ते हैं।
तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी की इस बार अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ तो कंपनी रॉकेट बनेगा, उसके लिए बता दूं कंपनी एक्चुअली रॉकेट बन चुके हैं, पहले से ही रॉकेट बन चुके हैं। रिजल्ट आने से पहले ही कंपनी भागना स्टार्ट हो गया था। तो एक क्लियर कट अंदाजा लग रहा था कि कंपनी पॉजिटिवली रिजल्ट पब्लिश करेंगे। अभी देखिए जो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ करीबन करीबन 19% के आसपास, जो इसका लाइफ टाइम जो लाइफ टाइम नहीं एक स्विंग हाई है, और स्विंग हाई 620 रुपीज़ के आसपास है। इस स्विंग हाई तक कंपनी का टारगेट रहने वाला है। तो आई होप वीडियो में आपको कुछ जानकारी अच्छा मिला होगा, तो प्लीज़ लाइक करना। और लास्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो कंपनी 1:2 रेशियो का यहाँ पे स्प्लिट ऑन बोनस अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। तो अभी फाइनली डिसीजन नहीं हुआ कि एक्चुअली कंपनी स्प्लिट देने वाले क्या बोनस देने वाला है। तो जब जो अपडेट आएगा तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि एक न्यूज़ के माध्यम से यही बताया जा रहा था कि कंपनी स्प्लिट एंड बोनस का अपडेट जल्द से जल्द लेके आने वाला है। तो आई होप वीडियो में जानकारी अच्छा मिला होगा, तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।